22 के महासवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 22 के महासवर में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे महागठबंधन का ख्वाब देख रहे अखिलेश यादव दूसरे दलों से लगातार मुलाकात और बात कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बताएंगे आपको कि क्यों यूपी में रिजर्व सीट को लेकर सभी पार्टियों ने अपना ध्यान लगा रखा है, और साथ ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर कैबिनेट ने प्रस्ताव तो पास कर दिया, लेकिन किसान अभी भी अड़े हुए हैं आशीष। लेकिन शुरुआत सबसे पहले आदित्य सिंह की खबर से। और चुनावी समय में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो गई, और इसके साथ ही आजमगढ़ के सगड़ी से विधायक वंदना सिंह ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दोनों की बीजेपी में उनको शामिल कराया, और मौके पर तमाम नेता मौजूद रहे। तो बड़ी खबर है इस वक्त की कि बीजेपी में शामिल हुई है अदिति सिंह और वंदना सिंह, जिनको सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाया है। रायबरेली सदर से एमएलए अदिति सिंह। हमारी लोकप्रिय विधायिका, पहली बार दो महिलाएं या लड़कियां के महिलाएं के जो भी कहिए, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। एक अखिलेश डिंपल को टक्कर देने के लिए आजमगढ़, एक सोनिया प्रियंका, और दोनों परिश्रमी हैं, लोकप्रिय अपने अपने क्षेत्र में, दलित शोषित के बीच में काम करती हैं। ये दोनों की अपनी अपनी लोकप्रियता है। आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके विचारों से और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, गरीब का ध्यान देने के लिए और गरीब का विकास करने के लिए 2022 की प्रबल प्रचंड जीत के लिए ये दोनों भारतीय जनता पार्टी में आज सदस्यता ग्रहण और ज्वाइन किया है। मैं अदिति जी को और वंदना जी को हृदय से स्वागत करता हूं प्रदेश अध्यक्ष के नाते। वहीं 2022 के चुनावी रण में इस बार यूपी के लड़के पार्ट 2 को देखा जा सकता है। यानी 2017 में यूपी के लड़के पार्ट 1 दिखे थे, लेकिन इस बार किरदार थोड़ा अलग होंगे। इस बार एसपी कांग्रेस के गठबंधन की बजाय एसपी आरएलडी गठबंधन में यूपी के लड़के पार्ट 2 में अखिलेश यादव तो रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी की जगह आरएलडी के जयंत चौधरी ने ले लिए। देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कौन दल किसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, इसके गुणागणित में आजकल सभी दल जुटे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के मुलाकात की तस्वीर सियासी हलके में हलचल मचा रही है, और माना जा रहा है कि दोनों दलों में गठबंधन को लेकर सहमति बन चुकी है। लेकिन अभी इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। हालांकि एसपी के नेता कह रहे हैं कि संदेश साफ है। ऐलान है, जब दोनों नेताओं ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी मुलाकात के बाद ट्विटर पर, फेसबुक पर तस्वीर शेयर की, माननीय जयंत चौधरी जी ने भी शेयर की, तो उससे साफ है कि दोनों लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। इसमें बेचैन भाजपा है, वो जानना चाहती है कि कौन सीट किसको। अरे मिल के लड़ रहे हैं। खबर यह भी है कि अभी तक हुई बात में आरएलडी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से आरएलडी 30 सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे का फार्मूला लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से डिप्टी सीएम के पद की मांग की है। समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी था और वो भी जारी है, और समाजवादी पार्टी और लोकदल एक ही विचारधारा के दो लोग हैं। चौधरी चरण सिंह जो रूपी जो वट वृक्ष था, उसी के सिद्धांतों पर ये लोग काम करते हैं। तो हम लोगों का तय है, हम मिलकर लड़ेंगे। दोनों अध्यक्षों की बात हो गई है और एक आध मीटिंग कोई होगी फाइनल करके, और हम उसको डिक्लेयर करेंगे। अगर पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें
तो 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की कुल 136 सीटों में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 20 सीटें एसपी के खाते में आई थी। बीएसपी को 3, कांग्रेस को 2 और आरएलडी को 1 सीट मिली थी। मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियां किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये पूरी तरह से पक्का कर लेना चाहते हैं कि यह गठबंधन दोनों के हित में है कि नहीं, और अब तक ऐसा ना होना इस बात का तो संकेत है ही कि दोनों पार्टियों को अभी अपने जो कॉमन हित हैं वो अभी सधते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण को समझते हैं। पश्चिमी यूपी में जाट 20% के करीब हैं, तो मुस्लिम 30 से 40% के बीच। सूबे की 136 विधानसभा सीटों में 55 सीटें ऐसी हैं जहां जाट मुस्लिम मिलकर 40% से अधिक हो जाते हैं। जाट और मुस्लिम समुदाय सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बागपत और अलीगढ़ मुरादाबाद मंडल समेत पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। पहले पश्चिम यूपी में जाट और मुस्लिम समुदाय काफी करीब थे, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से इनमें दूरी बढ़ी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। हालांकि पश्चिमी यूपी में आरएलडी को किसानों का भारी समर्थन हासिल है और माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के कारण जाट वोटर बीजेपी से खिसककर परंपरागत पार्टी आरएलडी का रुख कर सकते हैं। किसान आंदोलन के चलते जाट मुस्लिम के बीच दूरी भी कम हुई है। इसीलिए जयंत चौधरी के सहारे पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण को साधने में अखिलेश यादव जुटे हैं। लेकिन कभी यूपी में एसपी के साथ आई कांग्रेस के नेता मानते हैं कि जयंत का क्या भरोसा, आज एसपी के साथ हैं तो कल कहीं और। अच्छी बात है, होते रहने चाहिए। राजनीति में तो घटनाक्रम बदलता रहता है। हो रहे हैं मुलाकात, कल और किसी से हो जाएगी। वहीं बीजेपी मानती है कि उसका अकेले मुकाबला करने में अखिलेश नाकाम हैं और अब हर चुनाव में उन्हें गठबंधन करने की आदत सी पड़ चुकी है। अब वो छोटे छोटे दलों के साथ जुड़ रहे हैं, अपने चाचा के साथ गठबंधन करने की नाकाम कोशिशें रोज कर रहे हैं। ऐसे में आरएलडी के साथ गठबंधन करने की रोज उनकी खबरें आती हैं, लेकिन गठबंधन कब होगा, किस स्वरूप में होगा, और वो कोई भी गठबंधन बना ले, हमारा जनता के साथ जिस तरह का गठबंधन है, हमें पूरा भरोसा है कि हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। यानी ये अब साफ हो चुका है कि इस बार के चुनाव में यूपी के लड़के पार्ट 2 को फिर से देखा जा सकेगा। बस पार्ट 2 में अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी को देखा जा सकेगा। अभी दोनों दलों में सीटों पर और भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि एसपी के साथ और भी दल गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस गठबंधन ने अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 2014, 2017 और 2019 में जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ था, लेकिन अब आरएलडी के साथ लौटता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में बीजेपी को इस गठबंधन की काट के लिए कोई नई रणनीति बनानी पड़ेगी, जो कि आसान कतई नहीं है। वीणु सुफी के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। यूपी में चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने तैयारी तेज कर दी है। कल आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात के बाद आज अखिलेश ने अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल, संजय सिंह और केशव देव मौर्य से मुलाकात की। 3 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जहां पर कृष्णा पटेल अखिलेश यादव से मिली और दूसरी तस्वीर में संजय सिंह ने मुलाकात की और तीसरी तस्वीर महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अपना दल के की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने मुलाकात की और उसके बाद गठबंधन को लेकर बयान भी दिया है और साथ ही आज मुलाकातों का यह दौर अखिलेश यादव और बाकी नेताओं के बीच दिखा। संजय सिंह भी अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। उसके बाद जब बाहर निकले तो पूछा गया उनसे कि आखिर किस पहलू को लेकर, किस मुद्दे को लेकर, क्या गठबंधन को लेकर मुलाकात करने पहुंचे थे, तो उन्होंने इसे खारिज नहीं किया, लेकिन कहा कि मीडिया से साझा करेंगे जो भी डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा महान दल के नेता केशव देव मौर्य अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। महान दल और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का पहले ही गठबंधन हो चुका है। रैली को लेकर पहुंचे थे केशव मौर्य यहां पर और उन्होंने रैली को लेकर कहा कि अखिलेश यादव से बातचीत की गई है कि आगरा में रैली की जाए और जनाधार बढ़ाया जाए। 3 तस्वीरें मुलाकात की। तो अपना दल के की अध्यक्ष कृष्णा पटेल पहुंचे और एक बड़ी मुलाकात इस वजह से भी क्योंकि अपना दल एस सोनेलाल बीजेपी के साथ गठबंधन में है और उनकी मां की पार्टी अनुप्रिया पटेल की मां की पार्टी कृष्णा पटेल की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ जा रही है। और कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। अब वापसी का बिल शीतकालीन सत्र में पटल पर रखा जाएगा। लेकिन अभी भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं।
उतना उनका कहना है कि एमएसपी जैसे कई मुद्दों पर बात होनी अभी बाकी है। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और 24 नवंबर को उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कृषि कानून की वापसी के बिल को मंजूरी मिल गई। गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था और आज गुरु तेग बहादुर की जयंती है और आज उनके जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों को रद्द करने पर मुहर लगा दी है, यानी उसकी मंजूरी मिल गई है। अब सदन के पटल पर ये बिल आएगा और कृषि कानून रद्द हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए द फार्म लॉज रिपील बिल 2021 को सूचीबद्ध किया है और अब संसद के दोनों सदनों से कानूनों की वापसी का विधेयक पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति अंतिम मुहर लगाएंगे और जिसके बाद कृषि कानून निरस्त हो जाएगा। प्राथमिकता के तौर पर हमने इस कैबिनेट में भी लेकर आए जो केवल 5 दिन के अंदर हुई है। आप में से कुछ मित्रों ने ट्वीट करके ये भी कहा कि आज के एजेंडा में नहीं आएगा। मैं इतना ही कहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमने पहली कैबिनेट में उसको पूरा किया है औपचारिकताओं को, और पार्लियामेंट सेशन में भी हम इसको प्राथमिकता के आधार पर लाएंगे। लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि एमएसपी जैसे बाकी मुद्दों की बात कौन करेगा। एमएसपी पे कौन बात करेगा? जो 750 किसान शहीद हो गए उसको तो सरकार गोद लेगी ना, उनके परिवारों को। तो उनकी क्या गलती है जो यहाँ शहीद हुए? सरकारों की गलत नीतियों से शहीद हुए। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले अपने हाथ से किसानों का मुद्दा फिसलता देख विपक्ष भी परेशान है। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि क्या प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार उन किसानों से माफी मांगेगी जिन्हें आतंकवादी कहा गया था। तो आज बीजेपी पार्टी को हिंदुस्तान की अन्नदाताओं ने सबक सिखा दिया कि बिना किसानों से चर्चा करते किसानों के बारे में कोई फैसला ना लिया जाए, ये बेहतर है। और किसान इनको मानने के लिए तैयार भी नहीं है। ये साबित कर दिए हैं किसान। सरकार की सोच थी कि कृषि कानूनों की वापसी का रास्ता साफ होने पर किसान सड़क छोड़कर खेतों की ओर लौट जाएंगे। खुद किसान नेता मान रहे हैं कि उन्हें 26 जनवरी से पहले सरकार यहां से हटाना चाहती है तो उनकी मांगे पूरी करे। जनवरी में 26 जनवरी से पहले भारत सरकार, अब की बार ये है कि 26 जनवरी को भारत सरकार किसानों को यहाँ नहीं रहना देना चाहती। उससे पहले हमारे डिमांड पूरी कर देगी। वो जितना जल्दी कर दे उतना ठीक है। कृषि कानून के विरोध को लेकर जिस तरह से आंदोलन हुआ था उसको देखते हुए किसानों की नाराजगी बीजेपी को भारी हो सकती थी, लेकिन तीनों कृषि कानूनों की वापसी कर सरकार ने इसकी भरपाई का रास्ता साफ किया है। तो आज की कैबिनेट की बैठक काफी अहम रही। बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट में ये पास हो गया। संजय के साथ विकास चंद्र। विधानसभा चुनाव से पहले गन्ना किसान अपनी मांगों को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं। किसानों को उनके गन्ने का सही मूल्य न मिलने और समय पर भुगतान न होने से गन्ना किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। गन्ने का नगद भुगतान न होने पर किसान कोल्हुओं पर औने पौने दावों पर अपना गन्ना बेचने को मजबूर है। ऐसे में गन्ना किसानों ने के बीच पहुंचकर न्यूज स्टेट ने किसानों का मन टटोलने की कोशिश की। आज पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर गांव में। ये वो मंसूरपुर का इलाका है जहां तमाम गन्ना किसान मौजूद हैं। यहाँ किस रेट में सप्लाई हो रही है, क्या मामला है? गन्ना जो कोल्हुओं में सप्लाई किसान करता है वो तो एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी यहाँ पैदा होती है किसान के लिए कि उसको गन्ने का जायज़ मूल्य मिल से भुगतान समय पर ना होना। अब क्या बीजेपी का क्या देखते हैं आप? बस बीजेपी किसानों के हक की तो पार्टियां रही नहीं बिल्कुल भी।
पेमेंट होता तो 350 का भाव मिल वाले इतना कराया और यहाँ बिक रहा 230। पैसे की जरूरत हो आदमी को कहाँ जा भाई बेचारा, यही अपने गन्ने बोने पुने बेच के। पर भाई इतनी महंगाई इतनी कि कोई चीज़ बाजार में लेने चले जाओ कुछ भी नहीं आता। देखिए, बिल वापसी का निर्णय मानते हैं प्रधानमंत्री जी का ठीक रहा है, लेकिन इस निर्णय को लेने में उन्होंने बहुत समय लगा दिया। ये निर्णय 15 दिन के अंदर वापस होना चाहिए था। 11.5 महीने बाद इन्होंने ये बिल वापस लिए। इस बीच देखिए आप कितने किसान शहीद हुए, कितने लोग ठंड में बीमार हुए, कितने लोगों ने शहादत दी। कृषि कानून तो वापस ले लिए, किंतु और तो कुछ नहीं करा। कृषि कानून वापस लिए से क्या होगा जी? कृषि कानून ले लिए, वो भी 1 साल बाद। मतलब इतने आदमी 750 आदमी मर गए किसान वहाँ से। और मतलब कहना है MST पर वो दे रहे ये और गारंटी, और इस चीज़ से ज़्यादा क्या होगा। रविंद्र सिंह, न्यूज स्टेट, मुजफ्फरनगर। और इसी के साथ 22 का महासमारोह नेता है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।